अंतर्मुखी और खतरनाक होते हैं। अंतर्मुखी को, ये अंतर्मुखी वही होते हैं जिनको आपकी चाचियां या बुआ या दीदी या भाभी लोग ढूंढती रहती हैं, भैया कहाँ गए, चाचा का पता है, चाचा कहाँ है चाचा, अब बदला चाची मार तैयार बिल्कुल फोटो वोटो खिंचाने के लिए, बिल्कुल मार आज फोटो खिंचाएंगे, बिल्कुल आज मेरा लहंगा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अरे भाई चाहे जितनी ठंडी आ रही देख लेना तुम शादी में, भाई साहब चाची चाहे जितनी चाहे घोर ठंडी हो, लेकिन चाची सॉल नहीं ले सकती तो नहीं ले सकती, और कोई गलती से कहते सॉल ले लो, अच्छा ये बताओ मैं ठीक लग रही हूँ, बाहर नहीं जान रहे कि -40 डिग्री टेम्परेचर है, कुड़कुड़ा जाइए बाहर, और अगर किसी गलती के सॉल ले लो दीदी बाहर ठंडी है काम देगी, अरे सॉल क्या होगी, देखो मैं ठीक लग रही हूँ बिल्कुल अच्छे से हूँ, और बाहर बेचारे चाचा और भैया लोग मंकी कैप लगाए बैठे जहाँ पूरी तली जा रही तक, वो गलती बुद्धि है ना, वो बचना चाहते हैं, लेकिन लड़कियां सृजनात्मक हैं, इतना सृजनशीलता है कि चाहे ठंडी हो दृढ़ इच्छा शक्ति है, लड़ लेंगे ठंडी से। और भाई साहब जैसे फोटो खींची, पिंकी चलो सॉल ले आते हैं, फिर फोटो खिंचा, बस खाली फोटो खिंचाने से पहले की सिचुएशन ठीक हूँ अंदर से चल रहा, लेकिन बाहर से दिखाएंगी नहीं, लेकिन जैसे फोटो खींची ये व्यक्तित्व में चेंज होते हैं, स्वभाव वातावरण में, समझ गए, तुरंत पर्सनालिटी चेंज होती है। तो कहना अभी तो दीदी तुम कहीं ठंडी नहीं लग रही है, अब रुक जा हम खिंचा ले, वो और सृजनात्मक। और जहां दोनों फोटो खींची दोनों गायब, फिर सॉल ओढ़ के बिल्कुल ऐसे बैठेंगे कोई देख ना पाए, ये शादी से पहले तो ऐसा ही होता है। लेकिन ये हमको बहुत खराब लगता है, बताओ ठंडी में इतना कष्ट देने की क्या जरूरत है। ठीक, सबसे बढ़िया होता है हम लोग मंकी कैप लगा लेते हैं, बढ़िया आराम से बैठते हैं। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, वो जरूरी भी है, सबका अपना अपना सृजनशीलता है, सबने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी उभयमुखी समझ गए, ये जीवन में हर जगह मिलेंगे तुम्हें, हर जगह, समझ गए। तो जो ज्यादा पढ़ करे समझ लो कौन है, जो बिल्कुल गुमसुम बैठा रहे, उससे पूछो, बहुत जने अंतर्मुखी ऐसे बैठे हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, कौन क्या हो रहा है, बस वो अंतर्मुखी है, अंदर अंदर देख रहे हैं ऐसे। अरे बता दो, वही चाचा लोग होते हैं कि बारात हो जाती है, द्वार चार होता है, जयमाल लास्ट फोटो खींचने वाली होती है, चाची ढूंढ रही कहाँ गए चाचा, फिर पता लगा चाचा वहां जो जनरेटर लेके सबसे पीछे चल रहा था बारात में, वैसे बताओ तुम किस गांव से हो, ले और आप चाचा की खुदा। और ऐसे अंतर्मुखी लोग ही शादी में कहा चलो आओ चलो वहां पान की दुकान पर घूमिए चल के, अरे तुम्हारा परिवार अंदर है, तुम पान की दुकान पर कहाँ जा रहे हो, उनका वही दिन पान की दुकान पर जाना, और जाइए 3 किलोमीटर दूर, जो सबसे दूर है पान, मतलब वही सामने पड़ा नहीं चाहता, समझ गयो। तो ये होता है अंतर्मुखी स्वभाव और बहिर्मुखी स्वभाव, समझ गए, किसने दिया था, युंग ने। तो आप समझ जाओगे कौन अंतर्मुखी कौन बहिर्मुखी, शकल देख के जान जाओगे कौन अंतर्मुखी है और कौन, इसीलिए उसके साथ व्यवहार भी कैसा करना, उसी के जैसा। अगर कोई बच्चा अंतर्मुखी है तो उस बच्चे के साथ ज्यादा हंसी मजाक मत करना, उसके साथ ज्यादा उसको परेशान ना करना, वो अंतर्मुखी है उसके साथ, क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्ति क्या होते हैं, शर्मीले होते हैं, क्या होते हैं, शर्म आती है उन्हें, नहीं समझ रहे हो। अरे देखे नहीं हो फेसबुक पे फोटो लगी रहती है सलमान खान की, टॉम क्रूज की, समझ लो अंतर्मुखी। जितने जने फेसबुक में फोटो कोई और की लगावे समझ लो ये सब क्या है, परफेक्टली अंतर्मुखी, समझ गए। और जितने लोग फोटो लगा दें समझ लेना क्या है, बहिर्मुखी। और जे जने लगावे फिर बदल दें उभयमुखी। मन तो बहुत करे, लगा ले दिखा दे जैसे लगे, फिर 5 मिनट फिर हटाओ अच्छी नहीं लग रही है, हटाओ। तो अंतर्मुखी उभयमुखी सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है अपने जीवन में कि वो कब सही लगता है कब गलत लगता है, कौन उसके बारे में क्या सोचता है। वो जीवन भर यही सोचता है कि मैं ऐसे बैठा हूं कहीं मेरे को देख के हंस तो नहीं रहे हैं लोग, आज मैं सबसे सही लग रहा हूं। क्या मतलब, तुमको कोई नहीं देख रहा, तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच रहा, तुम बस केवल अपने बारे में सोचो, तुम बनो कैसे व्यक्ति। और युंग महोदय ने बताया जीवन में सबसे ज्यादा खुश मिजाज, सबसे ज्यादा अच्छे व्यक्ति कौन होते हैं, बहन। ये आदमी बहुत खतरनाक होता है, चुप्पा आदमी कहते चुप्पा आदमी। चुप्पा आदमी खतरनाक नहीं होता है, चुप्पा आदमी साइलेंट मोड में रहता है और एकदम से धमाका कर देता है, समझ गए। परम हम मनन किया करता है अंदर अंदर, हमका बस कहो तो तुम बस कहो, तुम बस हमका कह के देखो तुम। और हंसी मजाक वाला आदमी अभी देखो, अभी देखते जाओ आगे कौन कौन मिलता है। ये हो गया, समझ में आ गया। याद देखोगे अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अब हेडिंग डालो शारीरिक गठन और रचना के आधार पर। तो पेपर में अक्सर पूछता है रचना के आधार पर किसने बताया था, गठन के आधार पर। तो अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं, कोई कहता है शेल्डन, कोई कहता है क्रैस्मर। तो घबराना मत, हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखिएगा, व्यक्तित्व का विभाजन शारीरिक रचना के। सुनो, व्यक्तित्व का विभाजन, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रैस्मर, या इसी को क्रैचमर बोलते हैं, क्रैचमर। और दूसरे थे, इनका नाम था शेल्डन।
ठीक है, शेल्डन। एक थे क्रैचमर और एक थे शेल्डन। सबसे पहले क्रैचमर ने विभाजन दिया था, व्यक्तित्व का विभाजन शरीर पे, किस पे दिया था? शारीरिक आधार पर। कौन से आधार पर है ये? यानी किसी व्यक्ति को देखकर ये दोनों वैज्ञानिकों ने बता दिया कि इसका स्वभाव कैसा होगा, इसका सीलगुण कैसा होगा। ठीक है, तो जो क्रैचमर महोदय थे इन्होंने भी अपने आधार पर 3 प्रकार के लोग बताए, तो 3 प्रकार के, लेकिन इनका एक स्टार क्वेश्चन आता है कि बताओ शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? जब क्रैचमर हो या क्रैचमर हो, परेशान मत होना, हिंदी में नाम की भाषा का प्रोनाउंस कोई का से बोलता है, कोई के से बोलता है, समझ गए? तो लिख लेना रचना या गठन के आधार पर। रचना या गठन के आधार पर किसने बताया था? रचना या गठन के आधार पर बताया था क्रैचमर महोदय ने। ठीक, और गुण या विशेषता के आधार पर, गुण या विशेषता, यही पूछा गया था पिछली बार टीटी में, पूछा गया था रचना के आधार पर किसने बताया था विभाजन, तो बता दीजिएगा क्रैचमर ने। ठीक है, इन्होंने बताया था किस आधार पर? किस आधार पर? ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा। ठीक, तो सुनो भाई, 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखो एस्थेनिक। एस्थेनिक, एथलेटिक, जो एथलीट नाम सुनते हो ना, लिखा रहता है खिलाड़ियों के आगे, स्पोर्ट्स वाले खिलाड़ी लिखा था एथलीट, तो एथलीट शब्द की खोज किसने की थी? क्रैचमर महोदय ने। एथलीट, एथलेटिक या एथलेटिक कह लीजिएगा। ठीक, और एक होता है आपका पिकनिक, एथलेटिक या पिकनिक। ठीक, ये 3 प्रकार के लोग बताए थे, और इनको गठन की शारीरिक रचना, उनको देखने के बाद उनकी घटना पर इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपने तथ्य रखे और वो उस आधार पर बताया जाते हैं। ठीक, तो एस्थेनिक बताया था, एस्थेनिक बताया था कि जो पतले पतले लोग होते हैं, इस तरीके के, जो कैसे होते हैं, जो पतले पतले लोग होते हैं इस तरीके के, देखो भाई ऐसे चेहरा होता है, हाथ पैर मोमबत्ती, हाथ अगरबत्ती। ठीक है, ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं पतले ठिर्रे ऐसे, मतलब बिल्कुल जैसे अगर मान लो खाली शर्ट में हो तो पीछे से पसलियां बाहर झांके, मतलब ऐसे बिल्कुल सिकुड़े लोग, तो ऐसे लोगों को बताया था एस्थेनिक। दुबले पतले लिख लेना आगे, दुबले और पतले, दुबले और पतले। दुबले पतले लोग कैसे होते हैं? देखो पेपर बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए बता रहा हूँ, आप लिख लो। कभी कभी आ जाता है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार नहीं दिया। ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन सा जो एक शेल्डन का एक प्रकार है जो क्रैचमर के एस्थेनिक से मिलता है, तो वहां पर 3 दे देगा, पहचान लेना। एस्थेनिक में कैसे होते हैं? दुबले और पतले लोग, मतलब अब दुबले पतले लोगों की विशेषता लिख लो भैया, इन्होंने बताया था, मैंने नहीं बताया था, व्यक्तिगत तौर पर मत समझ लेना कि हम किसी को कह रहे हैं। ठीक है, दुबले पतले लोग लिख लो अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी, शर्मीले। तुमको कभी भी दुबले पतले लोग जो हैं तुमको बहिर्मुखी नहीं मिलेंगे, नोटिस करके देखना, कभी सर्वे करके देख लेना। जितने दुबले पतले कुढ़ा करते हैं, कुंठा बहुत होती है इनके अंदर, दूसरे से कुड़ते बहुत हैं, मतलब दूसरे से प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, हमेशा कायम रहते हैं, प्रतिस्पर्धा। एक दूसरे को मजाक मत बनाइएगा, ठीक है? इन्हीं की देन है, ठीक है? इन्हीं को कहिएगा, हमें मत कहिएगा, हमारा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, अभी आगे कद्दू वाले लोग मिलेंगे, कुम्हड़ा, बैंगन, हाथ तरबूज, पैर अनार, ऐसे लोग भी हैं, इनके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो जो लोग ऐसे हैं वो हंसेंगे नहीं, और जो इस तरीके के वो एक दूसरे को मजाक नहीं बनाएंगे, अंदर अंदर बना लेना, लेकिन जान ना पाए सामने वाला। ठीक, दुबले और पतले ये क्या होते हैं? शर्मीले होते हैं। और अंतर्मुखी जान गए तो समझ लो, सब समझ जाओगे। अंतर्मुखी जितनी वैरायटी होती है अंतर्मुखी के अंदर, वो सब इनके अंदर होगी। ठीक, चुप्पा आदमी जैसा होता समझ लो वही है एस्थेनिक। ठीक, एथलेटिक, एथलेटिक कहते हैं सबसे सुदृढ़ और सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रजाति है तो वो है एथलेटिक। एथलेटिक जो आदमी होता है वो आपको बिल्कुल फिक्स मिलेगा। फिक्स का मतलब उसका सारा शरीर का गठन जो होगा बिल्कुल नॉर्मल होगा, बिल्कुल कंधे चौड़े होंगे, जैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए वैसी पर्सनालिटी होगी, समझ रहे हैं ना? मतलब सब चीज वेल मेंटेन्ड होगा। उसे क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एथलीट। और जितने एथलीट हैं आप देख लिए मोस्टली सब क्या हैं? फिट होते हैं परफेक्टली। ठीक है, शारीरिक रूप से। तो इनके बारे में बताया था कि ये क्या होते हैं? एथलीट लिखेगा, ये सबसे ज्यादा विशिष्ट प्रजाति होती है शारीरिक गठन के। इनके अंदर सारी वो विशेषता पाई जाती हैं जो एक अच्छे व्यक्ति में पाई जानी चाहिए। जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति सबसे बड़ा इनका गुण होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब जो एक बार ठान लेते हैं उसे अंतिम समय तक करके ही दम लेते हैं। ठीक है, अरे तरह तरह के व्यक्तित्व विभाजन है। ये शेल्डन केस में तो पीछे रह गए हैं लोग, तो बाहर बताओ कहते हैं जिसके बाल होते हैं सीने पे वो बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र होता है।
हम कहें यह कौन सा नियम है, यह कौन वैज्ञानिक देश, हम वैज्ञानिक आज तक लापता है, उनका पता नहीं चल रहा कौन है। कहते हैं जिन लोगों के बाल हो जाते हैं शरीर में, वो बहुत ही मतलब जिनके शरीर में सब जगह बाल होते हैं, वो कहते हैं बहुत सत्यवादी आदमी होता है। सत्यवादी समझते हो? मतलब वो कभी भी सच झूठ नहीं, जिसके बाल नहीं होते बहुत झूठ टाइप का होता है, खतरनाक। अब ये विभाजन किसने दिया, आप लोग सर्च करिएगा, ठीक है। ऐसे सुने होगे, नहीं सुने हो? पता चला अब तक कौन वैज्ञानिक है? ये नहीं पता चला, हम ही नहीं जान पा रहे कौन है, लेकिन अजीब है जिसने भी दिया, भगवान जाने क्या है, ठीक है। एथलेटिक समझ गए, सुंदर होते हैं, सुंदर का मतलब कार्यशैली में सुदृढ़ होते हैं, समझ गए। चलिए, दृढ़ इच्छा शक्ति जिसके अंदर होगी वो आदमी आप समझ लो कैसा होगा, ठीक। पिकनिक वाले जो लोग होते हैं, बस 2 मिनट, बस भैया 2 मिनट है। पिकनिक जो लोग होते हैं वो और खतरनाक होते हैं। सुनो, पिकनिक वाले जो लोग होते हैं ये तो दूर से समझ में आ जाते हैं, ठीक। लेकिन हम बताएं, ये होता है पिकनिक आदमी, ये है कद्दू, ये है कुम्हड़ा, ये है बैंगन। ऐसे लोगों को देखो कभी जीवन में? नहीं देखो। ऐसे लोगों को देखो, ऐसे होता है, ऐसे उंगली भी बिल्कुल गुब्बारा जैसी होती है, बलून जैसे है ना, बेबी बलून नहीं देखो क्या कबो? ऐसे आंखें भी बड़ी बड़ी होती, नाक भी बड़ी, ऐसा देखो नहीं देखो, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे जो लोग होते हैं इनको बोला क्रैशमैन ने, क्या बोला, पिकनिक टाइप के लोग, ठीक। पिकनिक लोगों की विशेषता ये होती है, ये लोग खुश मिजाज होते हैं। सबसे पहली खुश मिजाज होते हैं। खुश मिजाज, खाने पीने में 1 नंबर के चालाक होते हैं। खाना पीना, आलस तो इनसे कहते चलोगे घूमने, कौन जाएगा यार, लेट है। सुबह उठेंगे तो पहले खाना चाहिए, ठीक है। अब खाना नहीं मिला तो पता है, समझ गए। चलो अच्छा, तो क्या लिखा आपने, इनका क्या नाम होता है? हाँ, पिकनिक टाइप के लोग होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर? पिकनिक समझ गए। अब सुनो, अब इसी के सामने हम क्रेस्मर का, सेल्डन का लिख दे रहे हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम गुण होंगे, बार बार हमें बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मीजोमार्फिक, कौन सा मार्फिक? मीजोमार्फिक लिख लीजिएगा, मीजोमार्फिक किसके बराबर होता है? एथलीट के बराबर होता है। अब एक का जान गए, दूसरे का बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीजोमार्फिक एथलीट। एस्थेनिक में कौन आएगा? एक्सो की एंडो? एक्सोमार्फिक। कौन आएगा? एक्सोमार्फिक। ऐसे हिंदी में भी लिख के देगा वहां पे, परेशान ना हो। और बगल में आपने पैसा दिया ही है, इंग्लिश में भी लिख के देगा। तो कभी कभी जब हिंदी में कोई वर्ण ना समझ में आया, शब्द ना समझ में आया, तो इंग्लिश में एक बार नजर मार लिया करो, कभी कभी इंग्लिश वाला सहायता कर देता है पेपर में, ठीक है। एक्सोमार्फिक। और ये क्या होते हैं? एंडोमार्फिक। कौन से मार्फिक? तो दे देगा पेपर में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार शेल्डन का नहीं है, तो 3 इसके देगा और 1 इसका दे देगा। कभी कभी क्या, अगर निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार क्रैशमर का है, तो इसमें से दे देगा, 3 उधर से दे देगा। तो ऐसे करके आप समझ लीजिएगा, ठीक है। या ऐसे आ जाएगा कि एंडोमार्फिक, एक्सोमार्फिक, मीजोमार्फिक आधार पर, ठीक है, किसने विभाजन दिया, तो क्या बताएंगे? शेल्डन ने। शारीरिक विशेषता या गुणों के आधार पर किसने बताया? शेल्डन। शारीरिक गुणों या शारीरिक घटना या रचना के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने दिया? क्रैशमर ने। शीलगुण का सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल ने। क्लियर इतनी बात, ठीक। जहां शीलगुण लिखे हो वहां पे 2 परिभाषाएं लिख लो, शीलगुण जहां लिखे हो वहां पे 2 परिभाषाएं लिख लो, या छोड़ो, परिभाषाएं कल लिखवाएंगे। लिखो, हेडिंग डाल लो, व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन को जो बचा है वो हम कल बता देंगे, ठीक है। व्यक्तित्व मापन की विधियां, एंडोमार्फिक, एक्सोमार्फिक, एंडोमार्फिक, ठीक है। एक्सोमार्फिक, एंडोमार्फिक कर लीजिएगा। एंडो मतलब जो, ठीक है, उसको संशोधन कर लीजिएगा अगर मिसप्रिंट हो गया हो, ठीक है। देखिए, किताब कोई भी नोट्स में मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक। लेकिन जो अभिसारी टाइप के लोग होते हैं वो उसको इग्नोर नहीं करते। लेकिन जो सृजनशील बालक होता है वो समस्या का समाधान ढूंढता है तुरंत। वो बीमारी लेकर नहीं टहलता है सबके पास, मुझे को ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है। ये बीमारी वाला काम होता है अभिसारी बालकों का। और जो अपसारी बालक होता है वो सीधे सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करता है? समस्या समाधान। यदि उसको कहीं कोई चीज अगर गलत दिख गई है तो वो सबसे पहले उसका सोल्यूशन ढूंढेगा। और इसी तरीके के अभिसारी टाइप के टीचर भी होते हैं जो बता भी नहीं पाते कि तुम्हारी समस्या का समाधान क्या है। समझ रहे हैं ना बात को? समस्या छोटी सी होती है लेकिन उसको संशोधन करना चाहिए इंसान को। नहीं समझे बात को? और त्रुटियां तो किसी भी व्यक्ति से हो सकती हैं, ठीक है। तो हाँ, एक चीज और है,
हमने आपको ईवीएस की एक बुकलेट दी है, उसमें कहीं कहीं त्रुटि है बता रहे हैं लोग, तो त्रुटि कुछ संज्ञानात्मक जानकारी का फेरबदल है और कुछ जगह वास्तविकता में त्रुटि है। ठीक है, तो वो हम आपको संशोधन करा देंगे, टेंशन मत लीजिए, जो भी है वो ईवीएस वाले दिन आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक, एक गोविंद सागर झील है, गोविंद बल्लभ पंत झील है। गोविंद बल्लभ पंत झील जो है एक रिहंद नदी है, दामोदर नदी की सहायक नदी है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है झारखंड से। ठीक है, वो उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसी पर एक नदी है जिसका नाम है क्या, गोविंद बल्लभ पंत झील, और एक सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध पर बनाने की वजह से एक झील का निर्माण हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है गोविंद सागर झील। समझ गए, सागर है एक जगह, क्या है, बल्लभ पंत है। क्लियर इतनी बात। हमने अभी झील नहीं पढ़ाई, हमने परियोजना नहीं पढ़ाई, तो इसलिए जो है आपको शायद ना समझ में आया, तो वो लगा हो कि ऐसा है, तो उसको संशोधन कर लीजिएगा उसमें काट के। ठीक है, काटने की जरूरत है, वो तो सही है, वहीं पर लिख लेना गोविंद सागर झील। क्या लिख लोगे, गोविंद सागर। चलिए दिल्ली हेडिंग डाल लीजिए, ये लिख लीजिए, उसके बाद हम हटें। लिखिएगा व्यक्तित्व मापन की विधियां, ये जरूर पूछता है हर साल, लिख लो 2021 में जो अभी 4 लाइनें बताएंगे, इसी में से यूपीटीटी में एक क्वेश्चन होगा, लिख लो। इसीलिए बता दें आपको, कल किसने देखा, जल्दी से लिख लो, 2 मिनट भी नहीं लगेगा बताने में। ठीक है, क्या लिखेंगे, व्यक्तित्व मापन की विधियां, व्यक्तित्व मापन की विधियां। हमें ये लगता है कि आदर्शवादी शिक्षक का कितना बड़ा बेकार रोल है, कि मतलब एक बार अगर बच्चा आपके पास आया, हमें तो उलझन हो जाएगी अगर हमसे कोई बच्चा कोई पूछे और हम उसे सही उत्तर ना दे पाए, तो हमारे चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। हमें खुद बेचैनी होने लगी कि हम, कोई भी टीचर होता है वो उसका प्रयास यही रहता है कि अगर किसी का कोई डाउट है तो उसको क्या कर दिया जाए, जो भी अच्छा टीचर होगा जिसके अंदर आदर्शवादी गुण होंगे शिक्षक के, वो सही बताऊं उसको खुद उलझन हो जाती है कि यार ये क्या हो रहा है। और बताओ आपको, खैर छोड़िए आगे बढ़ते। तो जब भी किसी को कोई चीज में अगर बुकलेट में कोई त्रुटि दिख जाए, तो कोई चीज दिख जाए, तो सबसे पहले आप बनेगा सृजनशील बालक। सृजनशील बालक की विशेषता ये होती है समस्या का समाधान ढूंढता है वो, और समस्या का समाधान ढूंढने के बाद उसको विवेचित कर दीजिए। ठीक है, जो बच्चे आपके सहपाठी जो बेचारे उस चीज से भ्रमित हैं, उनका भी भला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा उनका भला, वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा उनका, है ना। और जहां तक बात जानी चाहिए वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ठीक, तो मतभेद कौन फैलाते हैं, हम ही लोग फैला देते हैं मतभेद, नहीं समझे। कहीं आज 3 बजे के बाद तुम पत्थर बन जाओगे, पूरे खानदान का जगह के लोग बैठा दे, तुम बैठे रहो नहीं पत्थर बन जाइयो 3 बजे के बाद, तो क्या मतलब पत्थर बनने का, कोई बना क्या पत्थर आज तक। तो इसलिए आप कोशिश ये क्या कि कभी भी, ये सब सार्वजनिक बता दीजिए, कभी भी किसी भी किताब पुस्तक सब में त्रुटियां होती है, कोई भी चीज 100% इस दुनिया में नहीं है, समझ गए। और अगर कोई इंसान से गलती होती है तो उसको संशोधन कर लीजिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, ये हर एक बुकलेट है, तब टाइप होती है, उसमें कुछ हो जाता है उल्टा सीधा, या कभी जैसे किसी बच्चे की किताब कॉपी ले ली हमने, अब उसने किसी और में नोट कर रखा था, अब उससे हमने टाइप करा और टाइप में वो मान लीजिए संशोधन नहीं हो पाया, तो वो गलत मैटर चला जाता है, फिर लोग कहते हैं कि इसमें ये चीज नहीं दिखा रहा है, इसमें ये चीज दिखा रहा है, तो उसको संशोधन कर लीजिएगा। अब जैसे हॉट स्पॉट रोज नए बन जाते हैं, अभी कहो रात में 100 सुबह एक और बन जाए, अब कल लिखे रहे हो 4 हैं, परसों 5 हो गए, तो कौन जिम्मेदारी लेगा। अब फिर बुकलेट में छप के आ चुका है 4, और उसके बाद 3 साल बाद कोई पढ़ने आए तो कहेगा इसमें तो लिखा है 4 हो गए हैं, 5 बहुत गलत लिखा है इसमें हमारी क्या गलती भाई। पहले हॉट स्पॉट कम थे, 3 थे, बाद में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और आज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं हॉट स्पॉट। क्यों, क्योंकि जैव संरक्षण चल रहा है इस समय। तो कभी कभी कुछ चीजें जो होती हैं वो अपडेट नहीं होती, जैसे पर्यावरण है, आपका अर्थशास्त्र है, ये सब क्या है, अपडेट वाले विषय हैं। कुछ जैव, जैसे आपके रोज बायो रिजर्व बनते हैं, रोज आपका नया अभ्यारण्य बनता है, तो जरूरी नहीं है कि क्यों संख्या उनकी उतनी रहे, समझ रहे हैं। हर चीज में अपडेट होता रहता है, तो उसको अपडेट करते रहिएगा। और कभी भी जीवन में बना लीजिए नियम, कभी भी कहीं कोई त्रुटि दिखे तो सबसे पहले आपका दायित्व बनता है कि आप उस समस्या को उड़ा के धर दो पहले ही, उसी दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाएगा। चलिए हेडिंग डालिएगा, व्यक्तित्व मापन की विधि। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की विधि। व्यक्तित्व मापन की विधि में सबसे पहली विधि डालिएगा प्रक्षेपी विधि, ये बहुत पूछा जाता है, प्रक्षेपी विधि। और दूसरी लिखिएगा व्यक्ति निष्ठ विधि, ठीक है। और तीसरा लिखिएगा वस्तुनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, ठीक है। ये तीनों विधियां याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 की तीनों, ठीक है, 3 की तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। और सुनिए, हमें तो मजा तब आती है जब आप ही लोगों के बीच से, आप ही लोगों के सहपाठी लोग हमको बताते हैं आप लोगों के बारे में कि आप क्या बोलते हैं क्लास में, क्या करते हैं आप क्लास में। जितने लोग बैठते हैं ना, सबका हमारे पास ब्यौरा है कि कौन व्यक्ति मेरे पीठ पीछे यहाँ पर क्या क्या करता है, क्या क्या बोलता है। आपको क्यों ऐसा, आपको लगता है जितने लोग बैठे ना,
ये सब सिर्फ जुड़ाव की वजह से बैठे हैं। मैंने किसी को लॉलीपॉप देके यहाँ नहीं बुलाया है, समझ रहे हैं ना बात को। सिर्फ यहाँ पर भैया लोग इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, सिर्फ आप लोग इसलिए यहाँ पर आके बैठते हो, नहीं आप सब प्रशिक्षित हो, आप सब जा सकते हो यहाँ से, कहीं भी पढ़ सकते हो, नहीं स्वाधिगम भी कर सकते हो, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन आप सिर्फ मार्गदर्शन के लिए आए हो हमारे पास, ठीक, कि हमको भैया बता दो कि हम तो बचपन से पढ़े हैं वर्णमाला, लेकिन बस हमको बता दो कि कहाँ से क्वेश्चन आता है बस। अब तुमको ककारा थोड़ी ना पढ़ाएगा कि ले ये का ओ मा ओ ला विच्छेदन का प्लस मा प्लस ला, ये थोड़ी पढ़ाएगा। तो एक बस वही होता है आपके अंदर कि आपको बता दिया जाए कि ये चीज भैया बेटा आ सकती है, इसको पढ़ लो, आपका हो जाएगा। चलिए, प्रक्षेप पूछता जाता है पेपर में, व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां? 3। एक फालतू की लिखता, कहता कौन सी नहीं है, पहचान लेना। इनके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं है पेपर बनाने के लिए, यही सब कुछ है। ये सब यही सब बटोर बटोर के झोला झंगड़ लाते हैं, इसी से प्योंदा लगा लगा के क्वेश्चन बनाते हैं लोग, समझ रहे हो। और कहा पूछिए ना, इनके पास सन है ना, इनके पास रचयिता है। एक वैज्ञानिक है, वो भी पता नहीं कौन सी आलतू फालतू बातें करता, कहता है ये सेल्डन है, ये क्रेस्मर है, ये अजीब व गरीब है। तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि से 2021 में क्वेश्चन आएगा, आज लिख लो, कल व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ पढ़ा के कल ही बुद्धि स्टार्ट कर देंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर ताड़ रिवीजन होगा, सृजनात्मकता पढ़ानी, छोटे छोटे टॉपिक हैं बहुत सारे, वो ज्यादा कठिन है नहीं, वो मात्र 15 मिनट के हैं, एक बार समझा देंगे तो फिर आपको जीवन पर्यंत हो जाएगा, ठीक है। प्रक्षेपी विधि की सबसे इंपॉर्टेंट विधियां हैं, जरा आप लिख लो जल्दी से। सबसे पहले प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किसने किया था? फ्रायड ने। यह प्रक्षेपी विधि का प्रणेता किसे बोला जाता है? फ्रायड। प्रक्षेपण का मतलब होता है किसी भी विशेषता को डायरेक्ट ना बताकर किसी और के माध्यम से बताना। जैसे आपने बताया मैं लता मंगेशकर की तरह गा लेती हूं, तो लता मंगेशकर गा लेती है क्या? अच्छा गा लेती है, इसका मतलब आप भी अच्छा गा लेते हो। यानी किसी व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना किसी और माध्यम से क्या कहलाता है? प्रक्षेपी विधि। जैसे सीटेट जो है लैंगिक पूर्वाग्रह पे हर साल एक क्वेश्चन देता है, तो वो कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? प्रक्षेपी। शीला अपने अध्यापक शीला अपने कक्षा में लड़कों को एक विशेष ग्रुप में और एक उच्चतर अधिगम प्रदान करती है, लड़कियों को उनके बाद प्रदान करती है, वह कर रही है, तो वहां लिखा गया लैंगिक पूर्वाग्रह, ये मतभेद फलाना दिमाग, तो क्या लगाओगे? लैंगिक पूर्वाग्रह। अब यहां पर उसने आपसे उत्तर ले लिया प्रक्षेपण के द्वारा, आप समझ भी नहीं पाए और वो आपकी मानसिकता को भांप गया। आपकी मानसिकता क्या है? आप लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। अब आप टीचर बनने के लायक है, आप हमारी कोचिंग क्लास में जाओगे तो बच्चों को समान अधिगम दोगे, समझ गए बात को? यही होता है प्रक्षेपी विधि, समझ गए? तो प्रक्षेपी विधि के कई प्रकार होते हैं, पहला प्रकार लिख लीजिएगा, दूसरा और तीसरा और चौथा, बस ये 4 लिख लीजिएगा, हम हट जाएंगे, ठीक। पहला लिखिएगा, प्रक्षेपी विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। इस विधि का नाम है आपका, लिखिएगा, प्रासंगिक अंतः बोध परीक्षण, या इसी को हम लोग इंग्लिश में TAT टेस्ट बोलते हैं, ऐसे लिखे था। टेस्ट किसने दिया था? तो बता दिएगा, मॉर्गन और मुर्रे ने दिया था, ठीक है। 1935 में। कब दिया था? 1935 में दिया था, ठीक है। मॉर्गन और